प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में तुलनात्मक रूप से चर्चा की थी। विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलनात्मक विवेचना पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बात आती है अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल। विद्यार्थियों, अमेरिका में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली समिति के रूप में जिस संस्था का उदय हुआ उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, परंतु इसे मंत्रिमंडल का नाम देना उचित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और कैबिनेट या मंत्रिमंडल में इस शासन व्यवस्था के लक्षण होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार के लक्षण कैबिनेट या मंत्रिमंडल में विद्यमान नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में केवल एक ही समानता बताई जा सकती है और वह यह है कि ये दोनों ही संस्थाएं परंपराओं की देन है, संविधान या कानून व्यवस्था की नहीं। तो सामान्यतः विद्यार्थियों देखा जाता है कि अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में केवल और केवल एक ही समानता देखने को मिलती है। वो है कि दोनों की जो उत्पत्ति हुई, दोनों का जो विकास हुआ, परंपराओं के साथ हुआ, किसी संविधान की सभा या कानून के द्वारा नहीं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, इन दोनों संस्थाओं में भेद ही भेद है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इन दोनों संस्थाओं के भेदों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है, निम्न आधारों को आधार मानकर किया जा सकता है। नंबर 1 बात करें तो मंत्रिमंडल के निर्माण में अंतर है, मंत्रियों के कार्यकाल संबंधी अंतर भी देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल की जो स्थिति है उसमें भी अंतर है, राजनीतिक सजातीयता का भी भेद दोनों मंत्रिमंडलों में देखने को मिलता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल और व्यवस्थापन में जो संबंध है उसमें भी भेद है और सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद भी दोनों में देखने को मिलता है। तो इसी कड़ी में विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल के निर्माण में भेद अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण में अंतर को। विद्यार्थियों, अमेरिकी मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दोनों देशों में अलग अलग पदाधिकारी द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल के निर्माण में उतनी स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता जितनी स्वतंत्रता का उपभोग अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करे, वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है या ना करना चाहे,
उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से ऐसा किया जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर मंत्रिमंडल के निर्माण के अंतर्गत जो अंतर है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में अत्यधिक स्वतंत्रता है। वो किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और किसी को भी नहीं। लेकिन ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री है उसे अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में अपने वरिष्ठ सहयोगियों का और दल के वरिष्ठ सदस्यों का परामर्श आवश्यक होता है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना आवश्यक होता है। अपनी मनमर्जी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, मंत्रियों का कार्यकाल संबंधी भेद। तो विद्यार्थियों, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मनचाहे परिवर्तन कर सकता है सैद्धांतिक रूप से, और उसके द्वारा मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण साथियों को तब तक पदच्युत नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण ना हो। यदि प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने में मनमानी बरते तो इससे उसका राजनीतिक अस्तित्व ही विद्यार्थियों खतरे में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए लॉर्ड जॉन रसेल पामर्स्टन को 1851 में पदच्युत कर अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। अन्य भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल केवल कुछ ही सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर विद्यार्थियों निर्भर करता है। परंतु यहाँ हम अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो वह पूरी सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा पर ही विद्यार्थियों निर्भर करता है, और यह बात मंत्रिमंडल के सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले सदस्यों के संबंध में भी वास्तविक है। तो इस प्रकार विद्यार्थी, हमने देखा कि मंत्रियों के कार्यकाल के संबंध में जो भेद है वो उचित है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु पर विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल की स्थिति में भेद, अर्थात डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ कैबिनेट। ब्रिटेन में विद्यार्थियों प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करता है। प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह सभी विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श ले और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किए जाते हैं। परंतु अमेरिकी मंत्रिमंडल तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीनस्थ विद्यार्थियों एक संस्था है और यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस संस्था का कितना और किस प्रकार से उपयोग करे। ब्रिटेन साझा बाजार की सदस्यता प्राप्त करे, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्णय था विद्यार्थियों। लेकिन वियतनाम शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ऐसा निर्णय है जो उन्हें व्यक्तिगत सहायक वर्ग की मंत्रणा के आधार पर किया और जिसमें मंत्रिमंडल से कोई भाग नहीं लिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो सदस्य विद्यार्थियों वो प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, जबकि अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सहायक मात्र होते हैं। तो इस प्रकार हमने मंत्रिमंडल की पोजीशन के बारे में जो अंतर है दोनों ही देशों के अंतर्गत उसके बारे में चर्चा की विद्यार्थियों। अब बात करते हैं राजनीतिक सहजातीयता का भेद। तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन में यह परंपरा भली भांति स्थापित हो गई है कि युद्ध या बात करें संकटकालीन स्थिति में तो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में
प्रधानमंत्री केवल अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। इसके विपरीत अमेरिकी मंत्रिमंडल में राजनीतिक सहजातीयता विद्यार्थियों नहीं पाई जाती और राष्ट्रपति विरोधी राजनीतिक दल के सदस्यों या बात करें दलीय राजनीति से अलग रहने वाले व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। तो राजनीतिक सहजातीयता माने एक ही राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं जिनको बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात प्रधानमंत्री अपने ही दल के नेताओं को, अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में संबंध का अंतर, कि ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है और व्यवस्थापिका में कैसे संबंध हैं। विद्यार्थियों, अमेरिकी और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सबसे अधिक प्रमुख भेद व्यवस्थापिका के साथ उनके संबंधों के विषय में है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात संसद के से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनकी कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्यों व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री पद प्राप्त करने के बाद भी संसद के सदस्य रहते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य कानून निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और संसद सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल पर दिन प्रतिदिन का और इसके साथ ही अंतिम राजनीतिक नियंत्रण भी विद्यार्थियों रखा जाता है। मंत्रिमंडल और लोक सदन का कार्यकाल विद्यार्थियों भी एक दूसरे की इच्छा पर ही निर्भर है। विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल लोक सदन को विघटित कर सकता है, लोक सदन मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, तो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। परंतु अमेरिका में शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था विद्यार्थियों देखने को मिलती है और इस कारण मंत्रिमंडल और कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध नहीं पाए जाते। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते हैं विद्यार्थियों, और न ही मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, वो है सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद। विद्यार्थियों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल एक इकाई की भांति कार्य करता है और इस मामले में लॉर्ड मॉर्ले ने अपने शब्दों में इसे व्यक्त करते हुए कहा कि इसके सदस्य अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। वित्त मंत्री को विदेश विभाग के दुष्कर्मों पर फल भोगना होता है, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य विद्यार्थियों नहीं करता। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कतई पालन नहीं होता विद्यार्थियों। इस संदर्भ में लॉस्की लिखते हैं कि विद्यार्थियों, अमेरिकी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक संस्था है। यह संज्ञों की एक ऐसी परिषद नहीं है जिसके साथ उसे कार्य करना है, जिसकी सहमति पर वह निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है।